कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। और जब सब कुछ पीछे छूट जाता है तब सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, यादें। और मेरी सबसे हसीन, सबसे दर्दनाक याद का नाम है मिठीला। मेरा नाम मिठीलेश है। और अगर आप हमारे गांव में होते तो शायद मुझे पहचानने में देर न लगती, क्योंकि मैं हमेशा सबसे अलग था, शरारती भी और पतला भी। हमारा गांव बिहार के एक छोटे से जिले में है। चारों तरफ खेत, कुएं, मिट्टी की गलियां और हर तरफ कुश्ती की चर्चा। यहाँ बच्चा बच्चा पहलवानी करता है। जिस दिन कोई बच्चा 4 साल का होता है उसे मिट्टी के अखाड़े में उतार दिया जाता है, और जो नहीं उतरे उन्हें खेत में हल जोतने भेजा जाता है। और मैं इन दोनों से भागता था। शरीर मेरा इतना दुबला था कि मुझे देखकर लोग कहते, ए लट्टू, तू हवा में उड़ जाएगा। बाकी लड़के जहां अखाड़े में पसीना बहा रहे होते, मैं पेड़ पर चढ़ा रहता, कभी आम चुराने, कभी पतंग उतारने और कभी बिना किसी वजह के। एक बार तो मैंने स्कूल की छत पर टीचर का झंडा गिरा दिया, और जब टीचर ने पूछा कि कौन चढ़ेगा, सबकी नजर मुझ पर गई और मैं मुस्कुराते हुए ऊपर चढ़ गया। ये मेरी पहचान थी, पेड़ पर सबसे पहले चढ़ने वाला लड़का। मेरे पिता किसान थे। उन्हें लगता था कि खेत में काम करने से ही आदमी बनता है। वो रोज कहते, अरे बेटा, मर्द बनना है तो गाय भैंस के पीछे भागो, खेत जोतो। लेकिन मैं कहता, पापा, दिमाग लगाया जाए तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। हमारे पास एक लैब्राडोर था, बड़ा ही समझदार। मैं उसे बैल की रस्सी में बांध देता और खुद पेड़ की छाव में सो जाता। कुत्ता बैल को खींचता रहता और खेत अपने आप जोता जाता। पिताजी जब आते तो मैं झट से उठकर कहता, देखिए पापा, काम हो गया। वो गुस्से से मुझे घूरते और कहते, स्मार्ट वर्क नहीं, भाग्य फूट जाएगा एक दिन। पर मैं खुश था, और उस खुशी की सबसे बड़ी वजह थी मिठीला। मिठीला हमारे गांव के मुखिया की बेटी। गोरी, पतली, आंखों में शरारत और मुस्कान में सादगी। बचपन से ही हम साथ पढ़ते, साथ खेलते और साथ सपने देखते। मिठीला को भी शरारतें पसंद थीं, वो भी पतली थी और उसे पतली चीजें पसंद थीं, जैसे चूड़ियां, लकड़ी की कलमें और पतली पतली पतंगें। हमारे स्वाद मिलते थे, दिल भी मिलने लगे। हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ देखा। सावन की पहली बारिश, आम के बाग में छुप छुप के मिलना, स्कूल की घंटी बजते ही एक दूसरे को ढूंढना। पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार बन गई। एक दिन उसने कहा, अगर हमारे बीच कोई आया न तो मैं सब छोड़ दूंगी। और मैंने कहा, मिठीला, मैं वो सब कुछ छोड़ दूंगा जो मुझे तुमसे दूर करे। एक दिन मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा होऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। लेकिन हमें पता था ये राह आसान नहीं होगी। मेरा परिवार साधारण था, किसान, और वो भी कर्ज में डूबे हुए। और मिठीला का परिवार गांव का सबसे ताकतवर परिवार। मुखिया की बेटी होना आसान नहीं होता। उसकी हर हरकत पर निगरानी थी। इसलिए हमने तय किया, जब तक मैं कुछ बन न जाऊं, हमारा रिश्ता छुपा ही रहेगा। मैंने 12वीं क्लास पूरी की थी। पूरे स्कूल में टॉप किया था। बाकी लड़के या तो कुश्ती में उलझे थे या खेत में। मुझे पढ़ाई पसंद थी। मिठीला मुझसे कहती, तू सबसे अलग है मिठीलेश, तुझमें कुछ बात है। और मैं हंसकर कहता, बस तू साथ रहे, बात तो क्या, पूरी किताब बन जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल बात थी शरीर। हर कोई ताकतवर था और मैं पतला। पिताजी रोज कहते, दूध पी, केले खा, आलू उबाल के खा। मैं खाता तो था, पर उतना नहीं। मुझे ताकत नहीं, दिमाग से काम लेना पसंद था। पर अब वक्त आ गया था मेहनत करने का, सिर्फ शरीर के लिए नहीं,
बल्कि प्यार के लिए। और तब शुरू हुई मेरी असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि उस दर्द की है जहां हर आह एक इम्तिहान बन जाती है। मेरे गांव में पहलवानी एक परंपरा थी। यहाँ का बच्चा जब तक अखाड़े में मिट्टी न चाटे तब तक उसे मर्द नहीं माना जाता। और मैं था एक ऐसा लड़का जिसे लोग सूखी टहनी कहकर चिढ़ाते थे। लंबा, दुबला, हड्डियों का ढांचा, शरीर से पतला लेकिन दिमाग से तेज। बाकी लोग कुश्ती लड़ते थे, मैं दिमाग लड़ाता था। जब मैं शहर गया तो खेत की मिट्टी छोड़कर मंडियों की भीड़ में उतर गया। मैंने वहाँ के व्यापारियों से दोस्ती की, वो जो सस्ती सब्जी खरीदना चाहते थे बड़ी मात्रा में। मैंने अपने गांव के किसानों से बात की, उनसे माल सस्ते में उठाया और शहर के अमीर इलाकों में महंगे दामों पर बेचने लगा। धीरे धीरे मैंने एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली और 1 साल में ही 5 दुकानें बना ली। अब मुझे खुद दुकान पर बैठने की भी जरूरत नहीं थी। दुकानें चल रही थीं, मुनाफा आ रहा था और मैं घर बैठकर कमाई गिनता था। पिताजी पहले चिढ़ते थे, बिना खेत में उतरे तू इतना कमाता कैसे है, जुआ तो नहीं खेलता। लेकिन जब मैं उन्हें शहर लेकर गया और अपनी दुकानें दिखाई, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बोले, तू जो कर रहा है सही कर रहा है बेटा, ये तो समझदारी की कमाई है। आज गांव में सबसे ज्यादा कमाई तुझसे हो रही है। बाकी सब पहलवानी कर रहे हैं और तू व्यापार कर रहा है। उनके उस एक वाक्य ने मुझे हौसला दिया। मैंने उसी दिन सोच लिया, अब मैं मिठीला का हाथ मांगूंगा। अब मैं तैयार हूँ। मैं अपने माता पिता को लेकर मिठीला के घर गया, यानी मुखिया जी के घर। मुखिया जी दरवाजे पर बैठे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो मुस्कुराकर बोले, क्या बात है, कोई खास बात लगती है, रिश्ता विस्ता तो नहीं लेकर आए हो? पिताजी ने विनम्रता से कहा, जी रिश्ता किया नहीं है, लेकिन अगर आप हाँ कहेंगे तो कर भी सकते हैं। मुखिया जी चौंक गए। किसके लिए रिश्ता? पिताजी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, मिठिलेश की शादी आपकी बेटी मिठीला से करना चाहते हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, प्यार करते हैं। मैंने देखा मिठीला दीवार के पीछे से झांक रही थी, उसकी आंखों में डर भी था और हौसला भी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसके भाई, वो तो खून पीने को तैयार थे। एक तो हथौड़ा तक ले आया था। मुखिया जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी के लिए ये सूखा लटकती हड्डी जैसा लड़का? हमारे खानदान की परंपरा है पहलवानी की। हमारे दादा परदादा अखाड़े के शेर रहे हैं और तुम अपने इस पतले बेटे का रिश्ता लेकर आए हो। मुझे उस पल अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन मैं झुका नहीं। मैंने उनके पैर छूने की कोशिश की। कहा, मुखिया जी मेरी मिठीला से शादी कराने की इजाजत दीजिए। मैं सब कुछ करूंगा जो आप कहें। मेहनत करूंगा, शरीर बनाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा। मुखिया जी ने गंभीरता से कहा, अगर तू वाकई मिठीला से शादी करना चाहता है तो फिर एक ही रास्ता है, अगले साल गांव में जो कुश्ती का कप होता है उसे जीत कर दिखा। पूरे जिले के पहलवान आते हैं वहाँ। अगर तू वो कप जीत गया तो मैं उसी दिन मिठीला की शादी तुझसे कर दूंगा। लेकिन अगर हार गया फिर इस घर के सामने भी मत आना। मैंने उनकी शर्त को सुना और चुपचाप वहाँ से निकल गया। मिठीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके भाई हंस रहे थे। ये सूखा टहनी क्या कुश्ती लड़ेगा? लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था, मैं वो कप जीतूंगा। मैं हर दिन अखाड़े गया,
पहले पहलवान हंसते थे, मुझे धक्का देकर गिरा देते थे। मेरा शरीर जवाब दे देता था, लेकिन मैं फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता। हर दिन खुद से लड़ता, दर्द से, थकावट से, मजाक से। मैंने खाना दोगुना किया। दिन में 2 बार दूध, 4 केले, 5 उबले आलू। गांव के सबसे पुराने अखाड़े के उस्ताद से मिलकर मैंने ट्रेनिंग ली। रातों को जब शरीर जवाब दे देता, मैं मिठीला की मुस्कान याद करता। उसकी वो हंसी, उसकी वो आंखें, और खुद से कहता, बस 1 साल मिठीलेश, फिर तुम्हारा सपना पूरा होगा। गांव में सबसे पतला लड़का वही था मैं। जब बाकी बच्चे अखाड़े में बाजुओं से पहलवानों को पछाड़ने की सोचते, मैं पेड़ों पर चढ़ने की रेस लगाता। जब वो लोग दूध दही घी से शरीर बनाते, मैं केले और आलू उबालकर खाने तक सीमित था। और अब एक शर्त ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा और कहा था, मुखिया जी की बात गलत नहीं है। हमारा गांव पहलवानी के लिए जाना जाता है। यहाँ जब पहलवान झपट्टा मारता है तो सामने वाला दोबारा उठ नहीं पाता। और तू तो हवा में उड़ता है जैसे गिलहरी। शादी करनी है तो तगड़ा बन। स्मार्ट वर्क से नहीं, हार्ड वर्क से ही इज्जत मिलती है। मैं रोता रहा। और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पिताजी की बातों की गूंज अब भी मेरे कानों में थी। मैं अखाड़े पहुंचा। 3-4 पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, जैसे शेर मिट्टी में लौट रहे हों। सन्नाटा पसर गया जब उन्होंने मुझे देखा। अबे ये सूखा टहनी यहाँ क्या कर रहा है? कुश्ती सीखेगा? ये तो मिट्टी में दब जाएगा। स्मार्ट वर्क से कुश्ती भी लड़ेगा क्या? उनकी हंसी मेरे कानों में कील की तरह घुस रही थी। मैं सीधा गुरुजी के पास गया, उनके पैरों में झुक गया। गुरुजी, कुश्ती सिखाइए, मैं मिथिला के लिए लड़ना चाहता हूँ। गुरुजी गुस्से में बोले, ये अखाड़ा मामूली नहीं है, 7 गांवों के शेर यहाँ पसीना बहाते हैं। तू क्या सीखेगा? शादी करनी है तो पहले से पहलवानी सीखते, अब आया है मतलब निकालने। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। गुरुजी सिखा दीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। गुरुजी ने गुस्से में पैर झटक दिए, लेकिन मैं गिरा नहीं। मैंने उनकी धोती पकड़ ली। गुरुजी चीखे, छोड़ कमीने, क्या कर रहा है? लेकिन मैं गिड़गिड़ाता रहा। गुरुजी मान जाइए, गुरुजी प्लीज। धोती के साथ जो लंगोट था वो भी खींच गया। गुरुजी अब बीच अखाड़े में निर्वस्त्र खड़े थे और मैं लंगोट पकड़े हुए। गुरुजी चिल्ला उठे, अबे हरामखोर, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरे अखाड़े में हंसी का तूफान उठ गया। पहलवान मेरे पीछे दौड़े, लेकिन पकड़ नहीं पाए। मैं पतला था, फुर्तीला था, मैं उड़ गया। घर आकर मैं फूट फूट कर रोया। पहली बार अपनी हंसी उड़ाने पर नहीं, अपनी बेबसी पर। फिर पिताजी की आवाज दिमाग में गूंजी, मिट्टी से शुरुआत करनी होगी। हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही लौटेंगे। मैं अपने खेत में पहुंचा। फसल खड़ी थी, लेकिन मैंने तय किया, खेत फिर से जोतूंगा। 2 बैल थे, उन्हें पेड़ से बांध दिया। हमारा कुत्ता जैकी, जो हमेशा मेरी स्मार्ट वर्क से काम करता था, हैरान था। आज मालिक खुद मेहनत करेगा। मैंने हल को कंधों पर रखा और खेत जोतना शुरू किया। पहला फेरा, पसीना। दूसरा फेरा, कंधे जलने लगे। तीसरा फेरा, टांगे कांपने लगी। आधा घंटा बाद मेरा शरीर जवाब दे गया। मैं घुटनों के बल गिर गया। जैकी मुझे देखकर डर से बेहोश हो गया।
न गर्मी से हैरानी से। जो मालिक हमेशा पेड़ के नीचे बैठता था, आज वो खुद मिट्टी में धंसा पड़ा था। यह थी मेरी शुरुआत। मैंने फिर अखाड़ा नहीं देखा। मैंने खेत को अपनी पाठशाला बनाया। हर सुबह सूरज से पहले उठता, हल चलाता, दौड़ लगाता, दही पीता, केले खाता। पिताजी मुझे देख मुस्कुरा देते। अब बन रहा है मेरा बेटा पहलवान। मैंने एक पतली टहनी से जड़ तक मजबूत बनना शुरू किया था। हर पहलवान की शुरुआत दर्द से होती है, और मेरी भी। लेकिन मेरा दर्द सिर्फ मांसपेशियों में नहीं था, दिल और आत्मा में भी था। बैल को घर के पास बांध दिया था। जैकी मेरा समझदार, चालाक लेब्राडोर मुझे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, आज तूने जो किया वो मुझसे नहीं देखा गया। रात का खाना माँ ने खटिया पर दिया। मैं उठ भी नहीं पा रहा था। लेटकर खाना क्यों खा रहा है? माँ ने पूछा। मैं हंसकर बोला, माँ, टांगे काम नहीं कर रही, कंधे जल रहे हैं। बस मुंह बचा है। शुक्र मनाओ कि बैल की रस्सी मैंने मुंह में नहीं बांधी थी, वरना मुंह भी काम नहीं करता। पिता पास आए, गुस्से में बोले, तूने जैकी के साथ क्या किया? मैं चुप रहा। क्या बताता? वो पहली बार था जब जैकी ने मालिक को हल जोतते देखा। वो चौंक गया था, सदमे में चला गया। अब दीवार की ओर एकटक देखता रहता। रोटी फेंको तो सूंघता भी नहीं, कभी कभी बिल्ली की तरह म्याऊं करने लगता। वो भूल चुका था कि वो एक कुत्ता है। मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ठान चुका था, शरीर बनाना है, कप जीतना है, मिथिला को पाना है। मैं शहर गया, एक बड़ा जिम ज्वाइन किया। सोचा गांव के पहलवानों की तो बात और है, शहर में सब पतले होंगे। लेकिन जैसे ही जिम में घुसा, मुझे एहसास हुआ वहां मैं सबसे पतला था। जैसे सूखा डंडा भारी लाठियों के बीच फंस गया हो। डंबल उठाने गया, एक खींचा और कंधा बाहर आने वाला था। जल्दी से नीचे रख दिया। एक पर्सनल ट्रेनर आया। भाई साहब, ये मत उठाओ, मशीन पर काम करो, सुई सबसे नीचे लगाओ, हल्का रहेगा। मैं बोला, भाई मुझे भारी बनना है। तो सुई ऊपर लगाऊंगा, तभी तो भारी होगा न। मैंने सुई सबसे ऊपर लगा दी। जैसे ही रोड खींचा, पूरी मशीन कांप गई और फिर टूट गई। एक बड़ा लोहे का हिस्सा पास में एक्सरसाइज कर रहे लड़के की पीठ पर गिर गया। 4 लोग मुझे मारने दौड़े। अबे तू बॉडी बना रहा है या बम बना रहा है? तू गधा है क्या? मशीन तोड़ दी। डंबल गिराए, बेंच प्रेस पर मरते मरते बचा। मैं मदद मांगता रहा। इतनी मदद तो लोग एक्सीडेंट में नहीं मांगते जितनी मैंने मांगी। पहला दिन ही आखिरी दिन साबित हुआ। शहर से भागकर वापस गांव आया। सोच रहा था, इज्जत कहाँ मिलेगी? गांव में मैं मजाक हूँ, शहर में मैं खतरा। कहाँ जाऊं? पिता के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, क्या करूं? मुझे सिर्फ मिथिला से शादी करनी है। उसके अलावा कोई लड़की मेरे दिल में नहीं उतरती। अब तो उसके घर वाले उसे बाहर भी नहीं निकलने देते, डरते हैं कि वो मेरे साथ भाग ना जाए। पिता ने एक गहरी सांस ली, फिर चुप रहे। याद है न वो खंडहर हवेली? हम पतले लोग थे और पतली जगहें हमारे लिए थीं। पीछे वाली उस जर्जर हवेली में एक दरार थी, बस वहीं से निकलकर हम मिलते थे। कोई पीछा करता, हम दरारों से फिसल जाते। कभी गेट की सलाखों के बीच से निकल जाते, कभी किसी ने हमें पकड़ने की कोशिश की तो
हम पकड़ में नहीं आते। लेकिन अब मैं सिर्फ छुपकर प्यार नहीं करना चाहता था। मैं अखाड़े में उतरना चाहता था, कुश्ती में उतरना चाहता था और जीतकर दुनिया को दिखाना चाहता था कि पतला आदमी भी मजबूत होता है। लेकिन अब तो उसे घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था और मैं जो कभी उसके साथ खंडहर हवेली की दीवारों के बीच से चुपचाप निकल आता था, आज दरवाजे के बाहर खड़ा तक नहीं हो सकता था। मैं उसे सिर्फ एक बार देखना चाहता था, बस एक बार। लेकिन उसका चेहरा देखने के लिए भी जैसे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना था। मैंने ठान लिया था, अब कुछ ऐसा करूंगा जो कोई नहीं करता। लोगों ने पहले भी मेरा मजाक बनाया था, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि या तो वो लोग मुझे सच में गंभीरता से लेना शुरू करेंगे या फिर डरने लगेंगे। पिता ने कहा था, जब हम कोशिश करते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन जब हम कामयाब हो जाते हैं तो वही लोग पूछते हैं, ये कैसे किया बेटा? अब जो करना है छिपकर करना होगा। अगर इस गांव में कुछ किया तो हर कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा, लेकिन जंगल में वहाँ कोई तुम्हें नहीं देखेगा। जाकर कसरत कर, शरीर को तगड़ा बना और वापस आ, ऐसा बनकर जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाए। पिता ने सब कुछ सोच रखा था। हर दिन वो देशी घी से चुपड़े परांठे, अंडे और दूध का पोटला बांधकर मुझे जंगल की ओर भेजते। हर रात मैं अपने शरीर पर कंबल डाल, खाने का कपड़ा उठाए, धीरे से घर से निकल पड़ता, बिना किसी को बताए, सिर्फ उस एक मकसद के लिए, खुद को बदलने के लिए। शुरुआत आसान नहीं थी। जंगल वीरान था, सन्नाटा था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। कुछ बंदर भी थे जो रोज मेरा खाना छीनने की कोशिश करते। एक दिन उनमें से एक ने हद कर दी, सीधे मेरी थाली पर झपट्टा मारा। मैंने उसकी बाजू पकड़ी, उसने मेरी पीठ पर काट खाया। मैंने उसका कान खींचा, वो चिल्लाया। लड़ाई इतनी बढ़ी कि जैसे मैं किसी इंसान से कुश्ती कर रहा हूँ। वो बंदर हार मान गया, वो भाग गया और मैं पहली बार किसी से लड़कर जीता था। मन में एक अजीब सी खुशी थी। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये मेरी पहली लड़ाई थी अपने लिए, अपने सपने के लिए। उस दिन से वो जंगल मेरा अखाड़ा बन गया। कोई मशीन नहीं थी, लेकिन पेड़ थे, लकड़ियां थीं, पत्थर थे। मैं पत्थरों को बोरी में भरता, उन्हें पीठ पर लादता और जंगल के उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलता। पसीना टपकता रहता, पैर कांपते रहते, लेकिन मैं रुकता नहीं। भूख लगती तो वही 8-8 परांठे खा जाता, अंडे फूंक देता, दूध गटक जाता। 1 महीने में इतना बदलाव आया कि पिता भी चौंक गए। 12 महीने में तो तू पहलवान बन जाएगा, उन्होंने कहा। और अब मेरी हिम्मत भी बढ़ने लगी थी। बंदर अब मुझसे डरने लगे थे। पहले जो मेरी थाली छीनते थे, अब पेड़ों पर चढ़ जाते और दूर से देखते रहते। लेकिन मैं वहीं नहीं रुका। मैंने सोचा, असली मर्दानगी तब आएगी जब मैं जंगल के असली जानवरों से भिड़ पाऊं। एक रात की बात है, बहुत अंधेरा था। चांद कहीं दिख नहीं रहा था, लालटेन की लौ कांप रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मुझे एक हलचल दिखी। एक काला साया, बड़ा, चौकोर, गहरा, आंखें जैसे कोयले की तरह चमक रही थीं। मैं ठिठक गया। वो मेरी तरफ देख रहा था, सीधा। मेरे हाथ में एक मोटा डंडा था, लकड़ी का। दिल की धड़कनें दौड़ने लगी। मैंने डंडा कसा, सांस रोकी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वो भी एक कदम आगे बढ़ा। अब हमारी बीच की दूरी कुछ ही मीटर थी। मैं समझ गया, ये कोई आम जानवर नहीं है। इसका शरीर धुएं जैसा है, जैसे ठोस होकर भी हवा में घुल रहा हो।
मैंने अचानक डंडा घुमाया और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंका। डंडा उसके आर पार चला गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। लेकिन तभी वो गायब हो गया, बस ऐसे ही जैसे आया था वैसे ही गया। मैं पसीने से लथपथ खड़ा रहा कुछ मिनटों तक, फिर खुद को खींचकर वापस ले आया। उस रात मुझे समझ आया, इस जंगल में सिर्फ जानवर नहीं हैं, यहाँ कुछ और भी है। लेकिन मुझे डर नहीं लगा, उल्टा ये सोचकर आत्मबल मिला कि मैं किसी मामूली रास्ते पर नहीं चल रहा। अगर मुझे मिथिला चाहिए तो मुझे कुछ असाधारण करना ही होगा। अगले दिन से मेरी मेहनत दुगुनी हो गई। मैंने पेड़ों को काटना शुरू किया, लकड़ियां खींची, बड़े बड़े पत्थर सरकाए। फिर एक जगह खोदकर छोटा सा कुएं जैसा गड्ढा बना लिया, ताकि मैं उसमें डुबकी मारकर अपने थके हुए शरीर को ठंडक दे सकूं। हर रात मैं जंगल जाता, हर सुबह थका हारा लेकिन संतुष्ट लौटता। मैंने खुद को तपाया था और अब मेरी नजरों में सिर्फ एक ही मंजिल थी, मिथिला को उसके घर से निकालकर अपनी दुनिया में लाना। लेकिन इसके लिए मुझे उस घर की सीमाओं को नहीं, अपने ही शरीर और डर की सीमाओं को पार करना था। और वो मैं कर रहा था, हर रात उस जंगल के अंधेरे में अकेला, लेकिन हार न मानने वाला। मैंने लालटेन एक तरफ रख दी थी, रात गहरी हो चुकी थी और जंगल के भीतर सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहराने लगा था। उस मोटे ऊनी कंबल को मैंने अपने बदन से हटाया, पसीने में तरबतर जांघों पर हाथ मारा और जैसे खुद को ललकारते हुए कहा, आज अगर कोई है तो सामने आ, मुकाबला कर। अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि झाड़ियों के बीच से भारी कदमों की आवाज आई। एक गहराई से भरी सांस और फिर वो सामने आया, एक भालू। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं, नथुने फड़फड़ा रहे थे और शरीर इतना विशाल कि लगता था जैसे किसी ने मिट्टी और बालू को गूंथकर एक जीवंत मूर्ति बना दी हो। मैंने तुरंत समझ लिया, ये कोई मामूली जानवर नहीं था। ये वही भालू था जिसके किस्से गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे, जिसने कभी 3 बैलों को एक साथ जमीन पर पटका था। मैं जड़ हो गया। भालू ने मुझे देखा, गुर्राया और दौड़कर एक पंजा मारा। मैं हवा में उछलता हुआ सीधे एक पेड़ की मोटी डाल पर जा फंसा। कमर के बल पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक रहा था, पीठ की हड्डियां जैसे कराह रही हों, पर जान बची थी। नीचे खड़ा भालू गुस्से में गुर्रा रहा था, पंजों से पेड़ को हिला रहा था, पर चढ़ नहीं पा रहा था। मैंने डर और दर्द के बीच खुद को समझाया, हार नहीं मानी है, बस अभी चित हूँ। तभी अचानक किसी की फुसफुसाती सी आवाज कानों में पड़ी, इसे ही हारना कहते हैं। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं। फिर वो आवाज दोबारा आई, तुम कौन हो और ये क्या तमाशा कर रहे थे भालू के साथ? मैंने हड़बड़ाकर कहा, कौन है? भालू तो बोल नहीं सकता। या क्या तुम? पेड़ की ऊंचाई पर कुछ दूर एक धुंधली आकृति नजर आई। वो कोई इंसान था, या यूं कहूं कि उसका अर्धप्रकाशित चेहरा और हवा में तैरती सी देह बता रही थी, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। मैं तांत्रिक हूँ, वो बोला, पर अब सिर्फ तांत्रिक नहीं, एक आत्मा हूँ इस जंगल से बंधा हुआ। मैं बुरी तरह डर गया था, लेकिन डर से कहीं ज्यादा मेरे भीतर अब एक अजीब सी जिज्ञासा थी। जिस इंसान ने बंदरों की टोली से लड़ाई की हो, जो भालू से भी भिड़ गया हो, वो अब भूतों से डरकर भागे नहीं। मैंने हाथ आगे किए, टांगे मोड़ी और अपनी वही पुरानी शैली में ललकारा, आजा, कुश्ती कर ले। वो आत्मा ठहाका मारकर हंस पड़ी। तू पागल है क्या? मैं तंत्र विद्या करता हूँ, कुश्ती नहीं। मैं नीचे कूदा, घुटनों के बल गिरा, खड़ा हुआ और फिर सीधा उसकी ओर देखने लगा। वो अब थोड़ा साफ नजर आ रहा था, धुंधला पर मानवीय। उसने कहा, भूत हूँ।
लेकिन तेरी कहानी सुनने के बाद सोच रहा हूँ मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं। मैं भी हंस पड़ा। उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे मैंने कुत्ते से खेत जोतवाया, बंदरों से आम छीने, भालू से भिड़ गया। वो सुनता गया, हंसता रहा, फिर थोड़ा उदास होकर बोला, मुझे भी कुछ ऐसी ही जिंदगी मिली थी, पर मैं भूत बना क्योंकि किसी ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार जाना कि आत्माएं भी दर्द महसूस करती हैं। वो बोला, लेकिन अब लगता है कि तू इस जंगल के लिए बना है। तुझ में वो आग है जो किसी में नहीं। कसरत तो तूने शुरू की थी शरीर के लिए, लेकिन अब ये जंगल तुझे कुछ और सिखाने वाला है। अगर तैयार हो तो मैं तुझे एक रहस्य दे सकता हूँ, इस जंगल का सबसे गुप्त अभ्यास, जिससे शरीर तो क्या आत्मा तक मजबूत हो जाती है। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। और उस रात भालू की परछाई, आत्मा की मुस्कान और पेड़ों की सिसकियों के बीच मेरी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। गया हूँ हम तांत्रिक तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, उस तंत्र विद्या से हम अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल भी सकते हैं। मैं एक ऐसा तांत्रिक था जो अपने शरीर से आत्मा को निकाल पाता था। ज्यादा कुछ तो नहीं सीखा था, लेकिन इस साधना में मैं श्रेष्ठ हो चुका था। मैंने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला, लेकिन पीछे जो मेरा शरीर था वो चोरी हो गया। मुझे नहीं पता मेरा शरीर कहाँ है, अब तक किसी ने जला दिया होगा या दफना दिया होगा। 2 साल हो चुके हैं मैं इस पेड़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं उसकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम्हें कभी किसी से प्यार तो नहीं हुआ था? ऐसा तो नहीं महसूस करते कि तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया? वो ऊपर की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बताना नहीं चाहता था, लेकिन प्यार तो किसी से वो भी करता था। फिर कहने लगा, चलो छोड़ो, अब जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तुम तो खुद दुखी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक दुखियारा दूसरे दुखियारे के दर पर आया है, क्या दोनों एक दूसरे को सुखी नहीं कर सकते? उसने मेरी तरफ देखा, फिर घूरते हुए कहने लगा, देख, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला। ये जो लड़के लड़के के संबंध हैं, ये सही नहीं होते। मैंने हंसकर कहा, मैं वैसी बात नहीं कर रहा, मैं दुख की बात कर रहा हूँ। मुझे भी लड़कियां पसंद हैं, तुम्हें भी। मैं कह रहा हूँ तुम तांत्रिक हो, तुम्हें तंत्र विद्याएं आती हैं, तुम अब प्रेत आत्मा बन चुके हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैं 1 साल बाद वो कुश्ती का कप जीतना चाहता हूँ, मिथिला को पाने के लिए, मैंने गंभीर होकर कहा। उसने धीरे से कहा, जादू तो मैं दिखा दूं, इसमें मेरा क्या फायदा? मैं तुम्हारा शरीर ढूंढने की कोशिश करूंगा, मैंने तुरंत उत्तर दिया। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो सोचने लगा और फिर बोला, एक तरीका है, अगर कोई इंसान मेरी मदद करे। मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकाली गई है, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। अगर मुझे मेरा शरीर मिल जाए तो मैं उसमें वापस जा सकता हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि मैं मरकर बाहर नहीं आया। अगर मेरा शरीर न भी मिले तो किसी मुर्दे का शरीर, उसमें भी मैं प्रवेश कर सकता हूँ। तुम बताओ, तुम ये करोगे? सौदा पक्का, मैंने हाथ बढ़ाकर कहा। मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा, दोनों को अपना सुख मिलेगा। तांत्रिक की आंखों में एक चमक आ गई। फिर उसने कहा, इस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारो, इसमें से खून निकलेगा, उस खून को छुओ, फिर मैं इस पेड़ से निकलकर तुम्हारे ऊपर आ जाऊंगा। डरो मत, उसने आगे कहा, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ जो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर ले। मुझे मुर्दा शरीर चाहिए, जिंदा नहीं।
जैसा उसने कहा मैंने वैसा किया। कुल्हाड़ी मारी, खून निकला और मैंने उसे छुआ। अचानक मेरी पीठ भारी सी लगने लगी और फिर वो मुझे दिखाई देने लगा, धुंधला सा, लेकिन पूरी तरह से मेरे साथ। अब चलो गांव में, उसने कहा। मुखिया जी को मिथिला तुम्हें खुद देनी होगी। उसके सिवा अगर कोई विरोध करे, विनाश कर दूंगा। विनाश? उस तांत्रिक की बातें भयानक लग रही थीं, लेकिन अंदर से अच्छा भी लग रहा था। चलो, थोड़ी ताकत का एहसास तो होगा। मैं गांव में वापस आ चुका था। रात को मैं सोना चाहता था, लेकिन तांत्रिक ने कहा नहीं। अब इतनी मुश्किल से एक शरीर का साथ मिला है तो थोड़ा काम कर लो। जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मैंने वैसा ही किया। अपने घर के पीछे आग जलाई, कुछ लकड़ियां डाली, आसपास फूल रखे और तांत्रिक द्वारा सिखाए गए कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। आग की लपटें उठने लगीं और मेरे आसपास की हवा एकदम भारी हो गई थी। उसने कहा तुम सो सकते हो। मैं वहीं पर सो गया। आग जलती रही, जलती रही। हमारे घर के पीछे वाले हिस्से को आग लग चुकी थी। आग कैसे लगी? मैंने कहा पिताजी मुझे क्या पता। मैंने आग थोड़े ही लगाई है, पिताजी ने कहा। यहाँ पर कोई मंत्र पढ़ रहा था। मुझे लगा किसी के घर में जागरण हो रहा है। मैंने कहा पिताजी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे डर लग रहा था। मैंने वो मंत्र पढ़े थे, आग मैंने ही जलाई थी। अगर मेरे पिता को इसके बारे में पता लग जाता, वो मुझे जिंदा जला डालते। इसलिए मैं चुप रहा। फिर मैंने उस तांत्रिक से कहा दोबारा ऐसा मत करना, लेकिन अगले दिन मैं अखाड़े में नहीं जाना चाहता था। उस तांत्रिक ने कहा अब देखो, कल जो तुमने तंत्र साधना की थी उससे मेरा जुड़ाव तुम्हारे शरीर के साथ हो चुका है। अखाड़े में जाओ तो सही, फिर देखना कमाल दिखेगा। मैं अखाड़े में गया। फिर से सब मेरा मजाक बनाने लगे और कहने लगे इतने दिनों में क्या होने वाला है? तू इतने दिन में कहां से कुश्ती सीख कर आया है? कहीं बंदरों से लड़कर तो नहीं आया? मैंने चुपचाप सोचा इन्हें कैसे पता लग गया? वो तांत्रिक तो नहीं बता रहा। उसने कहा समझने की कोशिश कर, वो तुझे बेइज्जत कर रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं। अब ऐसे चुप रहकर इसे सच मत साबित कर। फिर उसने कहा सबसे कमजोर वाले को बुला। मैंने सबसे कमजोर को बुलाया, मुझसे 3 गुना ज्यादा भारी था। तांत्रिक ने कहा मार डालो इसे। मैंने कहा गुरुजी कुश्ती करने को कहिए, मारने को क्यों कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा तेरे साथ कोई भी कुश्ती करे तू मर ही जाएगा। ऊपर कोई चढ़ गया तो तू दबकर मर जाएगा। लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि उस 95 किलो के पहलवान को मैं अपने कंधे पर उठाकर पटक दूंगा। मुझे उसका वजन बस 5 से 6 किलो महसूस हुआ था। सब हैरान, सबके मुंह खुले के खुले। मैंने खुद महसूस किया ये मैंने क्या कर दिया। 95 किलो का आदमी 6 फुट ऊपर से गिरा तो बेहोश तो होना ही था, और वही हुआ। फिर गुरुजी सोच में पड़ गए ये तूने कैसे किया? तू इतना भारी आदमी कैसे उठा सकता है? तेरे वजन से 2 गुना। ऐसा करने वाला तो इस अखाड़े में कोई नहीं है। गुरुजी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कोई और आए। सब सवाल कर रहे थे। गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा ये तूने कैसे किया? मैं 60 सालों से कुश्ती कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ना सुना है, ना ही संभव लगता है। ये तूने कैसे किया? मैंने कहा गुरुजी आपने कुश्ती क्यों की थी? पैसे कमाने के लिए, शरीर बनाने के लिए। गुरुजी बोले बेटा शरीर बनाने के लिए। मैंने कहा मैंने प्यार के लिए की है। और वो सुनते ही गुरुजी कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर बोले अगले साल जो कुश्ती का बड़ा
मुकाबला होने वाला है, तूने उसी की तैयारी की है ना। लेकिन जो तू कर पा रहा है ना, वो अगले हफ्ते बांस के गांव में भी दिखा दे। देरी क्यों? कर पहले, जीत पहले। और ये सब बताना मत कि तांत्रिक से सीखा है, बस इतना कहना कि तूने यहीं से सीखा है। मैंने कहा, गुरुजी, आपने तो नए सपने दिखा दिए। अब मैं मिथिला को जल्दी भी पा सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन वो प्यार वाली बात अखाड़े में मत कहना। प्यार गालियों में नहीं, दिल में होना चाहिए। ये जो गलियों में घूमते हैं, लड़कियों को चिढ़ाते हैं, ये प्यार नहीं, छीछोरापन करते हैं। उन्हें समझा कि कुश्ती इज्जत देती है, छीछोरापन नहीं। ट्रेनिंग मुझे गुरुजी दे रहे थे और प्यार की ट्रेनिंग मैं उन पहलवानों को दे रहा था। कुश्ती तो उन्होंने सीख ली थी, लेकिन इश्क कैसे करना है वो नहीं सीखा था। छीछोरापन उन्हें आता था, लेकिन मोहब्बत में अदब कैसे होता है ये नहीं जानते थे। मैं उन्हें बताता, इश्क तमीज मांगता है, गली में सीटी नहीं, चुपके से दुआ में नाम लेना होता है। जो प्रतियोगिता थी उसमें इस अखाड़े के सारे पहलवान एक एक करके पिटते गए और जब मेरी बारी आई तो मेरे सामने जो पहलवान था वो 16 साल का था, लेकिन वजन 90 किलो। सबसे हल्का मैं था, सिर्फ 55 किलो। प्रतियोगिता देखने आए थे सभी आसपास के गांवों के मुखिया, मेरे गांव के भी। मुझे देख वो अपनी आंखों पर हाथ रखे बैठे थे। किसी ने कहा, मुखिया जी, ये वही लड़का है न जो आपकी बेटी का हाथ मांगने आया था। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, वो तो थोड़ा मोटा था, ये कोई और है। मुझे नहीं पता, मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैंने मन ही मन तांत्रिक से कहा, ये मौका है, मुझे कमजोर मत करना। वो बोला, मुझे क्या पता था काम इतना जल्दी आएगा, लेकिन चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। 90 किलो का पहलवान जब मेरी ओर दौड़ा, मैंने उसकी गर्दन और जांघ पकड़ के उसे हवा में घुमाकर सीधे पीछे फेंक दिया, कम से कम 15 फुट दूर। सन्नाटा छा गया। हर कुश्ती में 10 से 15 मिनट लगते हैं किसी को गिराने में, लेकिन मैंने चंद सेकंड में उसे हरा दिया। प्रतियोगिता में ओपन चैलेंज था, कोई भी किसी को चुनौती दे सकता था। वहाँ एक 150 किलो का पहलवान था जिसे 155 किलो वाले ने चैलेंज किया और मैं तीसरा था। उन्होंने सोचा, पहले आपस में लड़ लेते हैं, फिर मुझसे खेलेंगे। बड़ी मुश्किल से 155 किलो वाला जीत गया। फिर मेरी ओर आया हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए। वो मुझे थप्पड़ मारकर गिराना चाहता था। मैंने उसकी गर्दन और जांघ पकड़ी, वही घुमाने की चाल 15 फुट दूर फेंक दिया। गिरते ही बेहोश। फिर सन्नाटा। मेरे गांव के मुखिया अब दबी जुबान में कह रहे थे, ये वही है शायद। लेकिन कैसे? अब कप मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, 15 किलो का था, उठ नहीं रहा था। तांत्रिक ने कहा, जीत तुम्हारी है, लेकिन कप खुद उठाओ वरना कोई मानेगा नहीं। मैंने कहा, कम से कम कप तो उठा दो, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने लोगों से कहा, मैं थक गया हूँ, बाद में उठा लूंगा। लोगों को थोड़ा शक हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। मुखिया जी खुद आगे बढ़े और हाथ जोड़कर कहा, मिथिला तुम्हारी है। शाम को मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मिथिला की आंखों में खुशी थी और मेरे दिल में सुकून। लेकिन तांत्रिक ने कहा, अब क्या? काम हो गया तो मुझे भूल जाओगे? नहीं, वादा किया था। अब मेरी मदद करो, मेरा शरीर ढूंढो। मैं बताता हूँ कहाँ था मेरा शरीर। पूछो लोगों से, पूछो तांत्रिकों से, मैं तुम्हें संकेत दूंगा। आज रात से शुरू करो, वरना सब अधूरा रह जाएगा। रात मुझे शहर की तरफ निकलना पड़ा था। मैंने मुखिया जी को कह दिया था कि अगर तो मैं कल आ गया तो कल शादी, वरना बहुत ज्यादा जरूरी काम है।
इतना जरूरी है कि मेरी जान गले में अटकी हुई है। अगर मैंने ये काम नहीं किया, मैं मारा जा सकता हूँ। सब समझदार थे, इसीलिए उन्होंने गालियाँ निकाली थी। फिर मैं शहर की तरफ रात के वक्त निकला, उसी शमशान घाट में जहाँ पर उस तांत्रिक ने साधना की थी, अपना शरीर त्यागा था, या कहूँ कि शरीर से आत्मा निकाली थी। पीछे से शरीर का क्या हुआ था, ये तो उसी तांत्रिक को भी याद नहीं था, लेकिन अंदाजा था कि वो शरीर कहीं गायब हुआ, छुपाया गया या कब्जा कर लिया गया। शमशान घाट में अंधेरा था और हवा में राख की महक थी। वहाँ कुछ लोग जरूर होने चाहिए थे, लेकिन अजीब बात थी कि कोई नजर नहीं आया। एक लंबे बालों वाला तांत्रिक घाट से थोड़ी दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा नजर आया। उसकी आंखें जली हुई अगरबत्तियों की तरह सुर्ख थीं। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने बिना देखे कहा, तू किसी आत्मा के साथ आया है? बोल, क्या सवाल है? मैंने उससे पूछा। 2 साल पहले यहाँ एक रारा नाम का तांत्रिक हुआ करता था, जो आत्मा से शरीर अलग करने की विद्या जानता था। उस रात उसके शरीर का क्या हुआ? उसने आंखें खोली और धीमे से कहा, रारा। हाँ, नाम सुना है, लेकिन वो मरा नहीं था, बस उसकी हरकतें बदल गई थीं। वो शांत तांत्रिक था, लेकिन उस रात के बाद पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। एक दिन अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि किसी और ने उसकी जगह ले ली। मेरे साथ आया तांत्रिक वही आत्मा बड़बड़ाने लगा, यानी कि कोई मेरी जगह ले चुका है। मेरा शरीर किसी और ने चुरा लिया है। फिर उसने मुझे देखा, अब तुझे सिर्फ एक मुर्दा शरीर नहीं, मेरा जिंदा शरीर ढूंढना है, जिसमें कोई और घुस चुका है। मैंने फिर से जानकारी जुटाई। एक और गांव में पता चला कि एक हवेली के भीतर एक तांत्रिक रहता है, जिसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी विद्या बहुत खतरनाक मानी जाती है। हम पहुंचे उस हवेली में। रात के 1:30 बज रहे थे। हवेली में झाड़फूंक की गंध थी, दीवारों पर रक्त से बने चिन्ह। बीच हॉल में एक आदमी ध्यान लगाए बैठा था, वही शरीर। आत्मा कांप उठी, यही मेरा शरीर है। मैंने उस आदमी से कहा, तू रारा नहीं है, यह शरीर किसी और का है, छोड़ इसे। उसने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, ये शरीर अब मेरा है। मैं भी एक तांत्रिक था। जब मेरा शरीर सड़ रहा था तो मुझे ये मिला, इसमें घुस गया, अब क्या करोगे? मैं गुस्से से भर गया। बोला, तू इसे नहीं छोड़ेगा तो फिर युद्ध होगा। रारा की आत्मा फुसफुसाई, नहीं, युद्ध नहीं, ये मेरा शरीर है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना। उलझाओ, बहस में डालो, दिमाग से लड़ाई लड़ो। मैंने उस तांत्रिक को उकसाया, सवाल पूछे, चालें चली, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तब मैं पत्थर लेकर उसके पीछे भागा, हवेली के बाहर तक खदेड़ा। वहीं पास में एक शमशान की पुरानी दीवार थी। रारा आत्मा ने कहा, इसे उस स्थान तक खींच जहां मैंने पहली बार आत्मा छोड़ी थी, तभी मैं प्रवेश कर पाऊंगा। मैंने जैसे तैसे उसे वहां तक घसीटा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उस तांत्रिक ने चीखना शुरू कर दिया, नहीं, ये मेरा है, ये शरीर अब मेरा है। लेकिन देर हो चुकी थी। एक तेज रोशनी हुई, हवेली कांपने लगी और अगले पल रारा की आत्मा उसके शरीर में समा गई। वो आदमी जमीन पर गिरा, बेजान। रारा अब अपने शरीर में था, थका, टूटा, लेकिन जिंदा। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, अब मैं तैयार हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अब चलो, तुम्हारी शादी का वक्त हो चुका है। सामने से वो तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करने लगा था। उसने अपने अंगों को मरोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कोई ऑक्टोपस हो जो अपनी बाजुएं लंबी कर सकता है।
वो आदमी अब इंसान नहीं लग रहा था, उसका शरीर खींचने लगा था, जैसे किसी काले जादू की लीक से बाहर आ चुका हो। तभी रारा तांत्रिक की घबराई हुई आवाज आई, इससे दूर हो जाओ, ये तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकता है, तुम मरे तो मैं भी भटकने लगूंगा, क्योंकि अब हमारी आत्माएं जुड़ चुकी हैं। मैंने रारा से पूछा, अब क्या करें? इसका शरीर नहीं मार सकते, तूने ही तो कहा था। रारा बोला, हाँ मैं तांत्रिक जरूर था, लेकिन इस स्तर की सिद्धियां नहीं थी मेरे पास। मुझे लगता है अब हमें भागना चाहिए, इसे हराना अभी हमारे बस की बात नहीं। हम दोनों जंगल की ओर भागे। वो तांत्रिक पीछे पीछे हवा में तैरता हुआ हमारे पीछे लग चुका था। वो चाहता था कि हम मारे जाएं, ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। हमारी किस्मत अच्छी थी, एक जंगल से भागते हुए हम पहुँचे उस गांव में, जहां पर हर साल तांत्रिकों का जमावड़ा होता था। चारों ओर सफेद राख में लिपटे लोग कुछ पेड़ों से उल्टे लटक कर साधना कर रहे थे, कुछ अपनी हथेलियों से आग निकाल रहे थे। मैंने चिल्लाकर कहा, ये रारा तांत्रिक नहीं है, इसने रारा का शरीर चुराया है। एकदम सन्नाटा छा गया। वो तांत्रिक भीड़ में घुसकर बोला, इनकी बातों पर मत जाना, मैं ही रारा हूँ, कोई मुझसे उलझे न, मेरा नाम है। उसने जैसे ही अपना असली नाम बताया, भीड़ के कुछ तांत्रिक पीछे हटने लगे। दो बुजुर्ग तांत्रिक आगे आए। एक बोला, अच्छा तू है, तूने तो शमशान को भी जलाया था उस रात। फिर उन्होंने मिलकर उस शरीरधारी पर साधना शुरू की। एक ने उसके पीठ पर तांत्रिक मंत्रों से बने चाकू चलाए और दूसरा तांत्रिक पीठ पर राख मलने लगा। रारा तांत्रिक मेरे शरीर से बोल उठा, चुप रहो, यही तरीका है। और जैसे ही वह प्रक्रिया पूरी हुई, उस शरीर से एक नीली धुआं जैसी परछाई निकली और चीख मारते हुए हवा में बिखर गई। फिर रारा की आत्मा उस शरीर में समा गई। शरीर में झटका हुआ, आंखें खोली और रारा वापस जिंदा हो गया। भीड़ में से किसी ने कहा, अब इन दोनों को यहाँ से निकालो, ये दो गंजे तांत्रिक जहाँ जाते हैं वहाँ तबाही आती है। रारा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, चलो अब ये काम पूरा हुआ, तुम्हारी शादी होनी चाहिए। मैंने उससे कहा, नाम तो बता दो उनका, जो दो तांत्रिक थे जिन्होंने तेरी मदद की। रारा ने आंखें झुका ली, उनके नाम नहीं लिए जाते, मशहूर बहुत हैं, पर घातक भी। उस रात मैं लौट आया, शादी हो चुकी थी मिथिला से। लोगों को अभी भी यकीन नहीं था मैंने वो कुश्ती कैसे जीती। तांत्रिक की सहायता से या अपनी मेहनत से इस बहस का कोई अंत नहीं, लेकिन मेरे लिए अंत यही था, मेरी प्रेम कहानी पूरी हो चुकी थी। और हाँ, जो आप सोच रहे हैं, प्यार में ताकत होती है, बहुत ताकत, जो आपको दुनिया से भी टकराने की हिम्मत दे सकती है। लेकिन एक सलाह, जब आप किसी से सच्चा प्यार करें तो उसे निभाने के लिए खुद को बदलने से न डरें, क्योंकि कभी कभी आपको अपने भीतर का राक्षस हराना पड़ता है ताकि किसी और के साथ जीवन जी सकें। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसा प्यार किया है जो आपको कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर कर दे? कमेंट्स में जरूर बताएं।